हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आइज में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी कर रहे हैं। दोस्तों इसके लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी का सीरीज चलाया है। ठीक है, इसमें हम लोग क्लास 6 से 12th का एनसीईआरटी कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्लास 6 का एनसीईआरटी शुरू किया, जिसके चैप्टर 7 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 8 करेंगे। ठीक है, आपको पूरा मेरे साथ एक साल दोस्तों हार्ड वर्क करना है। ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी आपका कवर किया जाएगा, बेसिक बुक्स कवर किया जाएगा, साथ ही साथ आपका आंसर राइटिंग करवाया जाएगा आपको। ठीक है, आंसर राइटिंग में भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मेरी दोस्तों थोड़ा ट्रेनिंग चल रही है, तो उसके कारण मैं थोड़ा उधर अभी बिजी हूँ। ठीक है, 15 अगस्त के बाद फ्री हो जाएंगे, तो उसके बाद तो आपका जो है आंसर राइटिंग और आपका जो है करंट अफेयर डेली सब चलेगा। ठीक है, अभी आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, थोड़ा सेल्फ स्टडी करिए। 15 अगस्त के बाद जो है एकदम फ्री रहेंगे, आप लोग के लिए हमेशा जो है तत्पर रहेंगे टाइम देने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम दोस्तों राहुल बनवाला, मैं एक यूपी फॉर्म सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपी पीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 8 करेंगे। तो इसमें हम लोग दोस्तों विलेज, टाउन एंड ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जो है पैलियोलिथिक एज, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, ठीक है, महाजनपद काल, ठीक है, मॉडर्न वंश के बारे में ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विलेज, टाउन एंड ट्रेड, किस तरह से गांव डेवलप हुआ, किस तरह से शहर डेवलप हुआ और किस तरह से व्यापार ट्रेड डेवलप हुआ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। आपको पता है कि आयरन का जो है भारत में जो है यूज आज से 3000 ईयर्स को दोस्तों हो गया था। 3000 ईयर मतलब महाजनपद का जो टाइम था, लेटर वैदिक जो एज था उस समय। ठीक है, तो आयरन का जब डेवलपमेंट हो गया तो उससे क्या हो गया, लोगों को जो है जो बनने लगे, एक्स कुल्हाड़ी बनने लगे लोहा का, तो उससे क्या हुआ कि फसलों को मतलब जंगल को काटना आसान हो गया। जंगल काट के फिर लोग जो है खेती करने लगे। ठीक है, साथ ही साथ इसे हल बनने लगे आयरन का, तो इससे भी जो है प्रोडक्शन दोस्तों बढ़ गया। ठीक और प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का उत्पादन बढ़ाने के लिए और क्या क्या काम किया गया, तो एक इरिगेशन किया गया, कैनाल्स बनाया गया, कुआं बनाया गया, टैंक्स बनाया गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, साथ ही साथ जो हम लोगों ने यूज किया हल प्लॉसेयर यूज किया आयरन का, उससे भी प्रोडक्शन दोस्तों बढ़ा। ठीक है, प्रोडक्शन जब बढ़ा तो लोगों को टैक्स, सरकार जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोग अमीर होंगे तो सरकार को टैक्स देंगे। तो जो छोटे छोटे गांव थे वो बड़े बड़े शहर में डेवलपमेंट पे हुआ, और जो छोटे छोटे राजा थे वो बड़े राजा में डेवलपमेंट हुआ, जैसे मगध महाजनपद ये सब। ठीक है, तो गांव में कौन रहते थे, ठीक है, तो गांव में दोस्तों डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते थे। ठीक है, जैसे तमिल जो रीजन है, तमिल क्षेत्र में जिन लोगों के पास जो ज़मींदार हुआ करते थे, ठीक है, बड़े बड़े, उसको वेल्लर बोलते थे। आपसे पूछ सकता है यूपीसी में वेल्लर कौन होते थे, तो बड़े बड़े भूस्वामी को वेल्ला बोलते थे। जो साधारण किसान थे, ठीक है, उसको हम लोग उनवार बोलते थे, उजवार या उनवार। ठीक है, और जो दास हुआ कर, जो भूमिहीन मजदूर, जो लैंडलेस लेबरर्स थे, और जो स्लेव्स जिसमें होते थे उनको कड़ेसियार बोलते थे। ठीक है, और अद्दिमाई बोलते थे। क्लियर, तो ये आपका जो 4 चीज़ है, वेलेला, उनवार, कैडेसियार और अद्दिमाई, आपसे पूछ सकता है कि ये चीज़ जो है एंशिएंट इंडिया के रिस्पेक्ट में ये सारा चीज़ क्या है, तो आप समझ में आ गया। वेलेलार मतलब बड़े बड़े ज़मींदार, उजवयूर या उनवार किसको बोलते थे, जिनके पास ज़मीन उतना नहीं होता था, छोटे छोटे किसान को, और दास को और लेबरर्स को, भूमिहीन मजदूर को जिसके पास ज़मीन नहीं होता था, उसको बोलते थे कडाइसियार या अदिमाई। क्लियर, साथ ही साथ ये तो हो गया साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। देश के जो उत्तरी हिस्सा था नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, उसमें गांव का जो प्रधान होता था, ठीक है, उसको ग्राम भोजक बोलते थे। क्या बोलते थे, ग्राम भोजक। ठीक है, और जनरली एक ही परिवार के लोग जो है ग्राम भोजक का पद धारण करते थे, और जनरेशन बाय जनरेशन हेरिडेटरी के रूप में वो जो था आगे बढ़ते जाता था। ठीक है, तो जो ग्राम भोजक हुआ करता था दोस्तों, वो जो उस गांव का जो सबसे बड़ा ज़मींदार होता था, उसी को हम लोग ग्राम भोजक बोलते थे नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, और इसी के ज़मीन पे जो है दास और मज़दूर लोग काम करते थे। स्लेव्स जो थे और लेबरर्स जो थे, इसी के मज़दूर पे ज़मीन पे काम करते थे, और वो बहुत पावरफुल था। ठीक है, इसीलिए राजा जो है उसका प्रयोग करता था कि मान लो कोई ये गाँव है, ठीक है, इससे टैक्स लेना है, तो ये इस गाँव का जो ग्राम भोजक होता था वो सभी लोगों से टैक्स कलेक्ट करके फिर राजा को दे देता था। क्लियर, तो जो ग्राम भोजक होता था वो बहुत पावरफुल व्यक्ति होता था। साथ ही साथ ये जो है वो जज का भी काम करता था। ठीक है, कोई अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो न्यायाधीश का भी काम करता था, और कभी कभी पुलिस का भी काम करता था। कौन, ग्राम भोजक। ग्राम भोजक के अलावा
कुछ ग्राम प्रोजेक्ट तो हो गया कि जो जिसका गांव पे पूरा वर्चस्व रहा, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट स्वतंत्र किसान भी थे जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता था, उसको बोलते थे गृहपति। कौन था वो? गृहपति बोलते थे। इसके अलावा ये छोटे छोटे किसान को गृहपति बोलते थे, जिसको बाकी लोग कंट्रोल नहीं करते थे। वो छोटे छोटे मतलब किसान थे और छोटे छोटे ज़मींदार थे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग दास कर्मकार थे। दास कर्मकार मतलब दास का काम करते थे। इसमें महिला भी होती थी और पुरुष होते थे, जो किसी दूसरे की ज़मीन पर अपने आजीविका के लिए डिपेंड करते थे, मतलब दूसरे की ज़मीन पे काम करते थे। महिला पुरुष उसको बोलते थे दास कर्मकार, इसका अपना ज़मीन नहीं होता था, ठीक है। इसके अलावा गांव में जो है कुम्हार, लोहार, बढ़ई, ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर, वीवर, ये लोग थे दोस्तों, ठीक है। तो जो प्राचीनतम तमिल कंपोजिशन है, प्राचीन में बहुत सारी तमिल रचनाएं लिखी गई, ठीक है। तो संगम का एक काल था आज से 2300 साल पहले, तो जब पांड्य वंश था ना, साउथ इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे पांड्य वंश के बारे में, उसी के समय जो है संगम का काल हुआ, जिसमें 3 जो है संगम हुआ। संगम का मतलब है वहाँ पे जो है बहुत सारे कवि लोग आए, ठीक है। बोला जाता है कि देवता लोग भी आए थे पहला संगम में, और बहुत सारे वहाँ पे बुक लिखा गया जिसको संगम लिटरेचर के नाम से जाना गया। जैसे आपने पढ़ा होगा तिरुवल्लुवर, तो उसी समय जो संगम के समय लिखा गया था। मनी मेकलई, ठीक, हम लोग पढ़ेंगे आगे उसके में। तो ये संगम जो हुआ था दोस्तों मदुरई में हुआ था। संगम मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे और बुक्स ये सब और पोएम ये सब लिखा गया था, तो मदुरई में हुआ था, ठीक है। तो मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु। और मदुरई जो है वो पांड्य वंश का राजधानी भी था, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको बहुत सारा हज़ारों के मात्रा में जो है इस समय काल का क्या मिला? सिक्का मिला, ठीक है। तो जो सबसे प्राचीनतम सिक्का था जो यूज होता था, लगभग 500 साल तक यूज हुआ था, ठीक है, उसको बोलते थे पंचमार्क कॉइन। क्या बोलते थे? आहत सिक्का, ठीक है। तो ये जो आहत सिक्का होता था वो चांदी या तांबा का सिक्का होता था, ठीक है। और इसमें पंच कर देते थे। पंच मतलब कुछ मोहर मार के बना देते थे फिगर, ठीक है। और पंच मतलब क्या होता है? मोहर मारना, ठीक है। तो मोहर मार के यहाँ पे देखिए मोहर मारा हुआ है और डिजाइन बना दिया, कुछ लिखते हैं इसमें नहीं थे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आहत सिक्के के बारे में। तो बोल रही जो पंचमार्क कॉइन था जिसको हिंदी में आहत सिक्का बोलते हैं, ये सामान्यतः जो है रेक्टेंगुलर था, मतलब रेक्टेंगुलर था, ठीक है। और कभी कभी वर्गाकार, और कभी कभी क्या था? वर्गाकार था, और कभी कभी गोल। तो इस टाइप का शेप होता था पंचमार्क कॉइन का, ठीक है। और ये जो धातु का बनता था, ठीक है, मतलब मेटल का बनता था। और इन सिक्कों पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। समझ में आ रहा है ना? ठप्पे मतलब मोहर से इसको हम लोग दबा दबा के बनाते थे, इसलिए इसे आहत सिक्का बोलते थे। क्या बोलते थे? पंच, चूँकि पंच करके बनाए, कुछ लिखे नहीं है, इसीलिए इसको जो है आहत सिक्का बोला जाता था, ठीक है। तो ये जो सिक्का है दोस्तों, ये पूरा इंडियन सब कंटिनेंट, भारत उपमहाद्वीप में आपको मिला है और अधिकांश भागों में मिला है, ठीक है। और जब तक हमारा सदी आरंभ नहीं हो गया तब तक जो है ये सिक्का 500 साल तक प्रचलन में रहा। कौन सा सिक्का? पंचमार्क कॉइन, क्लियर है, ठीक है। और भी हम लोग जो है विनिमय के लिए, एक्सचेंज के लिए और भी बहुत सारा चीज़ यूज करते थे। जैसे कि संगम के साहित्य में लिखा गया है कि लोग जो है धान के बदले जो है नमक एक्सचेंज करते थे, इस तरह से। समझ में आ रहा है? मतलब बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली होता है ना, वही था बार्टर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कुछ शहर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो एक पहला शहर है मथुरा। तो मथुरा का जो देखेंगे दोस्तों, तो आज से 2500 साल से ज़्यादा समय तक जो है मथुरा इंपॉर्टेंट शहर रहा है। क्यों रहा है? तो जो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड के लिए 2 मुख्य रास्तों का स्थित था। देखिए मथुरा आपको कहाँ है? यूपी में, दिल्ली के आसपास है, मान लीजिए। तो मथुरा जो था वो उत्तर पश्चिम, मतलब ये देखिए आपका उत्तर है, सॉरी ये आपका पश्चिम है, ये पूरब। तो पश्चिम पूरब को जोड़ता था और साथ ही साथ उत्तर और दक्षिण को जोड़ता था। तो बीच का जो सेंट्रल पॉइंट था कौन? मथुरा, ठीक है। तो मथुरा जो था दोस्तों वो 2 क्रॉस रोड्स, मतलब 2 जो मुख्य रास्तों पे स्थित था यातायात और व्यापार का। कौन कौन? एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है, मतलब इधर से इधर, ठीक। और दूसरा जो हमारा रास्ता था दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण, तो 2 रास्ता था। तो जो मथुरा था उसके इर्द गिर्द जो है दोस्तों, तो उसके जो इर्द गिर्द है वो किलाबंदी होता था, उसको फोर्टिफिकेशन करते थे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे पशुपालक थे, किसान थे, और अच्छा मूर्ति जो है मथुरा बनाने के लिए फेमस था। मथुरा में बढ़िया मूर्ति भी बनता था। साथ ही साथ ये कल्चरल फेस्टिवल भी था। कल्चरल मतलब प्लेस था जहाँ पे बहुत सारा बौद्ध धर्म, जैन धर्म का मंदिर और हिंदू धर्म का मंदिर तो है ही, ठीक है।
तो जो मथुरा था वो कुषाण का दूसरा, कुषाण वंश आप जानेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, अगर सुने भी होंगे आप, जिसका कनिष्क शासक था। तो कुषाण वंश का जो दूसरा राजधानी था वो मथुरा था। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कुषाण वंश का पहला संस्थापक क्या, पहला जो राजधानी था क्या था। दूसरा राजधानी तो मथुरा था, पहला राजधानी क्या था, क्या वो पेशावर था, क्या था, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है। तो मथुरा एक रिलीजियस कैपिटल भी था, रिलीजियस सेंटर भी था, ठीक है, कृष्ण के लिए, बौद्ध के लिए, जैन के लिए, हिंदू के लिए, ये सारा चीज़ें, ठीक है। तो मथुरा से हमें बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति भी मिला है दोस्तों, ठीक है, स्टोन का मिला है, स्टैचू मिला है, उसके बाद खंड मिला है, टुकड़ा मिला है ना। तो ये जो साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारा पत्थर मिला है जिस पे कुछ लिखा हुआ है, अभिलेख लिखा हुआ है। तो ये जनरली स्त्री और पुरुष जो है जब देता था दान लोगों को, है ना, कभी कभी महिला जो है या पुरुष जो है मंदिर में जब दान देती थी या मोनास्ट्री में, ठीक है, मठ या मंदिर में, तो वो कुछ लिख देती थी कि इसके इसके द्वारा दिया गया ये जा चीज़, ठीक है। साथ ही साथ राजा हो गया, रानी हो गया, उसके ऑफिसर्स हो गया, व्यापारी हो गया, ये सारा चीज़ भी पत्थर की मूर्तियाँ और ये सब लोग देते थे, ठीक है। साथ ही साथ मथुरा से बहुत सारा हमें अभिलेख मिला है, इंस्क्रिप्शन मिला है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ उस समय जो है गोल्ड स्मिथ जो है, सोनार लोहार ये सारे लोग भी मथुरा में रहते थे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में, मुझे मतलब जो मूर्ति उर्ति जो बनाते थे, क्राफ्ट बनाते थे, पॉटरी बनाते थे, है ना। तो वो सारा चीज़, तो एक फेमस पॉटरी है, एक पॉटरी मतलब हो गया एक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पात्र जो मिट्टी का बर्तन बनता है उसको पॉटरी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें फेमस एक जो है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश फेयर, नाम से पता चल रहा है नॉर्दर्न मतलब नॉर्थ में जनरली होगा, ब्लैक मतलब काला होगा, पॉलिश मतलब पॉलिश उस टाइप का कुछ होगा, वेयर मतलब होता है बर्तन, ठीक है। तो उत्तरी काले चमकीले पात्र, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तर में, तो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है उसको उपमहाद्वीप में मिला है, उत्तर में ज़्यादातर, ये नहीं कि साउथ में नहीं मिला है लेकिन कम मिला है, ज़्यादातर नॉर्थ में मिला है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न। ब्लैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग बनाने के बाद हीट कर देते हैं, ठीक है। ये जो बर्तन है, मिट्टी का जो बर्तन बना लिया उसको खूब हीट करते थे, हीट करने से क्या होता था, उच्च तापमान पर रखते थे भट्टों में, तो उसमें काला कलर का डेवलप हो जाता था, कालिक, ठीक है, बाहरी सतह पे काली हो जाती थी, और ये इतनी काली लेप भी इस पर लगाया जाए, मतलब एक काला तो हो ही जाता था हीट करने पे, और साथ ही साथ इस पर ब्लैक कलर का ऊपर से एक लेप भी लगा देते थे जो इस बर्तन को शीशा जैसा चमक देता था, मतलब चमकता था, ये तो लगता था कि एकदम बड़ी बढ़िया से पॉलिश वॉलिश किया हुआ है, चमक रहा है, ठीक है। तो ये बहुत उस समय का अच्छा बर्तन हुआ करता था, ठीक है। साथ ही साथ और भी हमें चीज़ मिला है, मतलब जैसे वाराणसी जो फेमस था नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, मदुरई फेमस था साउथ इंडिया में, किसके लिए, तो कपड़े के लिए, कपड़े बनाने के लिए जो था दोस्तों, ठीक है, कपड़े का उत्पादन के लिए उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई, मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु में फेमस था, जहाँ पे स्त्री पुरुष मेल और फीमेल दोनों काम करते थे, समझ में आ गया इतने। अच्छा देखिए उसके बाद बहुत सारे जो क्राफ्टमैन थे, शिल्पकार थे और मर्चेंट थे, इन्होंने अपना सामान को बेचने के लिए एक ग्रुप बनाया, एक संघ बनाया, ठीक है, जिसमें वो सामान आसानी से, अगर संघ देखिए एक व्यक्ति अगर सामान लेने जाएगा रॉ मटेरियल कच्चा माल तो इसको महंगा पड़ेगा, जिस तरह अभी कोऑपरेटिव काम करती है उसी तरह उस समय भी एक संघ हुआ करता था लोगों का, जैसे मजदूर, जैसे बुनकर लोग अपना संघ बना लिए, ब्लैक स्मिथ अपना बना लिए, सोनार लोग अपना बना लिए, तो उस संघ को हम लोग श्रेणी बोलते थे, ठीक है। तो ये जो श्रेणी हुआ करता था, ये जो उस समय के जो मजदूर थे, शिल्पकार थे, उनको ट्रेनिंग देता था, रॉ मटेरियल जो था लाने में मदद करता था, और जो भी ये लोग बना गए उसको बेचने में जो ये मदद करता था। साथ ही साथ श्रेणी जो है कि बैंक का भी काम करता था, जहाँ पे अमीर लोग जो है, महिला चाहे पुरुष, पैसा जमा करते थे और उस पैसा को इन्वेस्ट करते थे, ठीक है, और इसके विकास के लिए, श्रेणी के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता था, और कुछ पैसा जो है मठ वठ को भी डोनेशन के रूप में हम लोग देते थे, ठीक है। अच्छा ये चीज़ है, देखिए किस तरह से कपड़ा बुना जाए, क्या किया जाए, इसको लेके जो है अर्थशास्त्र हमारा जो किताब है कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया है, उसमें उल्लेख भी है कि किस तरह से जो है स्पिनिंग वीविंग किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि महिला पुरुष दोनों काम करते थे, महिलाएं जो है वो रात में काम कर, शाम तक काम कर सकती थी, रात में काम नहीं कर सकती थी, और लाइट होना चाहिए जहाँ पे वो काम करती थी, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है, अगर निरीक्षक उसको औरत की तरफ देखता है, मतलब गलत तरीके से देखता है या इधर उधर की बात करता है, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया, जितना उसको काम दिया गया काम नहीं किया, तो उसे जुर्माना देना होगा, इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है, मतलब अंगूठा भी काट सकते हैं अगर जुर्माना के रूप में, ठीक है। तो ये लिखा गया था, उससे पता चलता है कि उस समय का समाज जो है किस टाइप का था, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि आपको उस समय का कल्चर, सोसाइटी के बारे में पता चलता है, ठीक है।
और आप एक लॉजिक के आधार पे, तर्क के आधार पे किसी भी चीज़ पे निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, ठीक। और दूसरा प्लेस है अरिकमेडू। अरिकमेडू जो है दोस्तों पौंडीचेरी में है, ठीक है ना। तो पौंडीचेरी में जो जगह है वो एक कोस्टल सेटलमेंट था, ठीक है। ये एक पतन था, पोर्ट था, जहाँ पे बड़े बड़े जहाज आते थे अलग अलग एरिया से, और यहाँ से सामान लेके जाते थे, ठीक है। तो अरिकमेडू जो है वहाँ पे अलग अलग जगह का जो है बर्तन वर्तन मिला हुआ है, ठीक है। रोम का भी बर्तन मिला है, मेडिटेरेनियन का मिला है। इसका मतलब ये है कि वहाँ जो रोम का और मेडिटेरेनियन का जो बर्तन वर्तन था वो इंडिया में आते थे, व्यापार होता था, ठीक है। साथ ही साथ अलग अलग तरह का भी जो है शीशा मिला है, रोमन लैंप मिला है, शीशा का बर्तन रत्न भी, ये सब हमको वहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स में दिया हुआ है कि एक यूनानी नाविक था, यूनानी मतलब ग्रीक का, ग्रीस जो देश है ना, उसका एक नाविक था, उसने स्टोरी ऑफ, किसका बन रहा है स्टोरी, बेरीगाजा। बेरीगाजा क्या है दोस्तों, तो जो भरूच जगह है ना, भरूच गुजरात का, उसको ग्रीक में हम लोग बेरीगाजा बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे यूपीएससी पूछ सकता है, मिलाने के लिए दे सकता है कि बेरीगाजा किसका नया नाम है, ठीक है। तो किसका नया नाम है, किसका पुराना नाम है, तो भरूच का। भरूच कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। तो वो लिखा गया है कि जो बेरीगाजा थी, मतलब जो भरूच था, ठीक है, वो बहुत नैरो था, ठीक है। उसकी जो खाड़ी थी बहुत नैरो थी। जैसे गुजरात अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे बेरीगाजा यहाँ या कहीं पे होगा, या मान लो ये दोनों एरिया में, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो गल्फ़ है, गल्फ़ मतलब खाड़ी है, वो बहुत नैरो है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे जहाज़, बड़ा बड़ा जहाज़ नहीं घुस पाता था, ठीक है। जो स्किल्ड फिशरमैन थे या फिर जो जहाज़ वाले थे वही चला उसको पाते थे यहाँ पे से। तो बेरीगाजा में जो है अलग अलग देश से दारू, कॉपर, टीन, लीड, कोरल, टोपाज, ये सब दोस्तों, पुखरा, कपड़े, ये सब आते थे, ठीक है। साथ ही साथ हिमालय की जो जड़ी बूटियाँ थी यहाँ पे पहुँचती थी, फिर यहाँ से अलग अलग देशों में जाती थी, ठीक है। ये सारा चीज़ में लिखा गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे व्यापार और व्यापारी के बारे में। तो देखिए बहुत सारे व्यापारी लोग भी थे जो व्यापार करते थे। जैसे जो साउथ इंडिया जो है फेमस था किसके लिए, सोना के लिए, मसाला के लिए, ठीक है। फिर काली मिर्च के लिए, है ना। उसके बाद कीमती पत्थर के लिए फेमस था। तो काली मिर्च जो था रोमन लोगों को बहुत पसंद था। क्यों पसंद था, क्योंकि ये लोग जो है नॉनवेज में उसको डाल के खाते थे, इसीलिए इतना फेमस था, ठीक है। कि काली मिर्च जो था उसको रोमन में इतना उसका मांग था, इसको वो लोग काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहते थे, काला सोना, ठीक है। तो वो लोग जो है काली मिर्च इंडिया से लेके जाते थे और बदले में हम लोग को सोना देते थे, क्योंकि उस समय सोना में व्यापार होता था, उनका सिक्का जो था वो सोना का था। साथ ही तो ये हो गया नॉर्थ इंडिया के बारे में। साउथ इंडिया के बारे में, नॉर्थ इंडिया से कपड़े वपड़े का, हिमालय से पत्थर वत्थर का, ये सब व्यापार दोस्तों होता था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेस्टर्न जो हिल्स था वहाँ से चंदन, ठीक है। हिमालय से जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स ये सब हिमालय से रत्न, ठीक है। उसका साउथ इंडिया से काली मिर्च, ठीक है। तो ये सारा चीज़ लेके वो लोग जाते थे। श्रीलंका से खाद्यान्न आता था, गंगा और कावेरी से फसल आता था, जो ईस्टर्न ओशियन है वहाँ से कोरल, मतलब ऑस्ट्रेलिया ये सबसे कोरल ये सब आता था, ये सारा चीज़ है, ठीक है। म्यांमार से जो आता था वो पॉटरी आता था। तो ये सारा चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से क्या व्यापार होता था, ठीक। अच्छा, तो जो व्यापारियों थे उन्होंने बहुत सारा समुद्री रास्ता खोजा, ठीक है। तो वो समुद्र के किनारे किनारे चलते थे, और जो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल वो पहुँचते थे, जहाँ पे मानसून के थ्रू जो है वो इंडिया में इंटर करते थे, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि वो यहाँ पे आते थे, फिर अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका से फिर ईस्ट अफ्रीका, ऐसा करके वो व्यापार करते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि समुद्र के इर्द गिर्द जब व्यापार बढ़ने लगा तो समुद्र से सटे राज्य भी डेवलप हुए। जैसे आपका साउथ इंडिया बनाएंगे तो यहाँ पे चेरा है, यहाँ पे आपका पांड्या है, और ऊपर था चोला। तो ये जो है डेवलप हो गया, चेरा, चोला, पांड्या। तो उस समय जो राजा हुआ करते थे जो चाहते थे कि समुद्र पे और जो नदी थी उस पर कंट्रोल करना, क्योंकि व्यापार जो होता था वहीं से होता था, और खाने पीने का सामान जो है फसल वसल हो गया, सोना चांदी हो गया, सब यहीं से होता था। तो जो राजा, ठीक है, बहुत पावरफुल थे, ठीक है, उनको हिंदी में बोलते थे, सॉरी उनको तमिल में बोलते थे मूवेंदर। तो आप पूछ सकता है कि मूवेंदर कौन होता था। तो मूवेंदर जो होता था दोस्तों मुखिया होता था, या 3 शासक जो होता के मुखियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मतलब चाहे वो चेर शासक हो, चोल हो या पांडे हो, तीनों शासक को जो कॉमन नाम था उसको बोलते थे मूवेंदर, ठीक है। और तीनों जो शासक थे, ठीक है,
वो चाहते थे कि दो जगह पे कंट्रोल करना, एक है ज़मीन पे और एक है समुद्र पे, ताकि ज़मीन से जो व्यापार हो उस पर कंट्रोल करेंगे, टैक्स लगाएंगे, ये सारा चीज़। वहाँ पे कुछ मिनरल्स मिल रहा है या कुछ और भी मिल रहा है तो वो कोस्ट पे, इसीलिए क्योंकि कोस्ट से क्या हो रहा है, व्यापार। तो जो बड़े बड़े शहर थे जिनको डेवलप हुआ उस समय, तो पुहार था, कावेरी पट्टनम, ठीक है, जो चोलाज का था, और जो मदुरई था वो पांड्य वंश का था। तो चोला का क्या था, कावेरी पट्टनम या पुहार, ठीक है, और दूसरा था पांड्य की राजधानी मदुरई। तो ये बड़े बड़े शहर थे जो उस समय डेवलप हुए, जो चाहते थे आपस में कंट्रोल करना, ठीक है। तो जो राजा होता था वो रेगुलर टैक्स नहीं लेता था, ठीक है, बल्कि कभी कभी जब सैन्य अभियान होता था, जैसे एक राजा था दूसरे पर अटैक कर गया, तो ठीक है, तो इस दरबार में जो भी उस समय आया सब चीज़ को वो कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो अलग अलग एरिया से ट्रिब्यूट के रूप में, शुल्क के रूप में वो वसूलते थे, और कुछ अपने पास रखते थे और बाकी लोगों को, अपने जो सपोर्टर होता था, जो उसके रिलेटिव वो होते थे, सैनिक होते थे, फिर कवि होते थे, उसको बांट देता था, ठीक है। तो ऐसा सारा चीज़ जो है संगम लिटरेचर में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो लोग हैं, ठीक है, वो राजा के गुणगान के लिए, ठीक है, प्रेज के लिए उसको हाथी घोड़ा और सोना चांदी ये सब देते थे, ठीक है। तो जब ये सब ख़त्म हो गया चेरा चोला पांड्या, तो उसके 200 साल बाद, ठीक है, एक नया वंश का उदय हुआ जिसको बोलते थे सातवाहन, ठीक है। जो वेस्ट इंडिया जो है ना हमारा वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पे सातवाहन मतलब समझ लो कि महाराष्ट्र वराष्ट्र का एरिया, ठीक है, वहाँ पे बहुत पावरफुल था, ठीक है। इसका जो सातवाहन वंश का मेन जो राजा था, प्रमुख राजा, उसका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी। क्या नाम था, गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, ठीक है। तो इसकी एक माँ थी, ठीक है, जिसका नाम था गौतमी बालाश्री। उनका एक अभिलेख है, उनसे हमें पता चलता है कि सतकर्णी के बारे में, ठीक है। तो जो सतकर्णी हुआ करते थे, तो जो सतकर्णी जो शासक होते थे, ठीक है ना, सातवाहन लोग, ठीक है, उनको लॉर्ड्स ऑफ द साउथ, दक्षिण पथ बोला जाता था, ठीक है। सातवाहन को दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणा मतलब क्योंकि वो साउथ में जाना चाहते थे, साउथ पे कंट्रोल करना चाहते थे, इसीलिए उनको बोलते थे दक्षिणा पथ का स्वामी, ठीक है। तो सतकर्णी जो चाहता था, वो चाहता था कि हम साउथ में भी कंट्रोल करें, इधर भी कंट्रोल करें, वेस्ट, मतलब ये पूरा जो है उत्तर पश्चिम और दक्षिण में तटों पर कंट्रोल करने के लिए अपना सेनाएं भेजा था, ठीक है। अब हम लोग रेशम मार्ग के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे और कुषाण के बारे में। तो आपको पता है कि चाइना से जो है दोस्तों सिल्क आता था, फिर इंडिया के थ्रू जो है पूरा यूरोप में जाता था, ठीक है। तो सिल्क रूट पे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे शासकों ने प्रयत्न किया। तो इसमें जो फेमस शासक था वो कुषाण वंश का था, ठीक है, कनिष्क लोग। तो उसने जो है सिल्क रूट पे दोस्तों कंट्रोल किया। तो आज 2000 साल पहले, ठीक है, तो कुषाण लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, जो है सिल्क रूट पे कंट्रोल किया था, ठीक है। तो इससे क्या होता था, सिल्क बहुत महंगा बिकता था, है ना। वो जाता था आपका बिकने के लिए सेंट्रल एशिया, ठीक है, उसके बाद साउथ में भी जाता था, रोमन एम्पायर। तो उस अगर रूट पे वो कंट्रोल कर लेगा व्यापार के रास्ते पे, तो इनको टैक्स भी मिलता था, ठीक है। साथ ही साथ डेवलपमेंट भी हुआ। तो जो मेजर सेंटर डेवलप हुआ सिल्क रूट में, एक था पेशावर, पाकिस्तान में है, और मथुरा। तो ये सिल्क रूट के दोस्तों पार्ट थे, ठीक है, समझ में आ गया। तो जिस पे कंट्रोल कौन किया था, कुषाण। इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्लास 6 के एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछता है। तो इस चीज़ में हम लोग क्या क्या पढ़े दोस्तों, आयरन के बारे में पढ़े, सिंचाई के बारे में पढ़े, पोर्ट के बारे, पतन के बारे में पढ़े, संगम के बारे में, श्रेणी क्या होता है वो पढ़ लिया, सिल्क रूट का, व्यापार के बारे में पढ़ लिया, व्यापारी के बारे में। अब देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। बोल रहा है कि वाज ए वर्ड यूज्ड फॉर लार्ज लैंड ओनर्स इन तमिल। तमिल में जो बड़े भूस्वामी थे उसको क्या बोलते थे, वेलला बोलते थे, ठीक है। ग्राम भोजक ऑफन गोट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय द। तो ग्राम भोजक जो थे, ठीक है, उनके ज़मीन पर प्रायः कौन लोग जो है दोस्तों खेती करते थे, क्या बोलते थे उसको। तो यहाँ पर आप देखिए ग्राम भोजक के ज़मीन पे जो काम करते थे उसको क्या बोलते थे, दास कर्मकार, ठीक है। तो सारा चीज़ जो है फिर मैंने पढ़ाया था आपको, दास कर्मकार, ठीक है। फिर बोला प्लाव मैन वेयर नोन एज। जो प्लाव मैन थे, जो हलवाहे थे, उसको क्या बोलते थे। आप लिखिए कमेंट सेक्शन में क्या लिखते, मैंने बताया। मोस्ट गृहपति वेयर, जो अधिकांश गृहपति थे वो कैसे भूस्वामी होते थे, तो वो इंडिपेंडेंट होते थे, स्वतंत्र, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ग्राम भोजक। ग्राम भोजक क्या करता था, ठीक है, वो टैक्स कलेक्ट करता था, पुलिस का काम करता था, जज का काम करता था, ये सारा चीज़ नॉर्मल। फिर लिस्ट द क्राफ्टमैन हु हैव बीन परमिटेड इन बोथ विलेज एंड शहर। तो कौन सा जो है ग्राम और शहर दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की आपको लिस्ट बनाना है। उसके बाद आहत सिक्का जो था वो किस टाइप का था, ठीक है। मथुरा था, किसके लिए इम्पोर्टेंट था, है ना। तो मथुरा क्या था बताइए, धार्मिक केंद्र था। आहत सिक्का किस चीज़ का बना होता था,
मेटल का बना होता था, तो क्या सिल्वर था, गोल्ड था, टिन था, आइवरी था, क्या था? तो बताइए कि पंचमाल कॉइन क्या था, सब बताएं हम। फिर श्रेणी क्या था? श्रेणी क्राफ्ट्समैन का क्या था? एसोसिएशन था, है ना। शिल्पकारों का क्या था? एसोसिएशन था, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, देख लो उसको, डेट्स है ना। कहाँ गया रे? देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट है कि बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन, आयरन कब यूज हुआ? आज से 3000 साल पहले, ठीक है। उससे क्या हुआ? आज से कभी आया? 2500 साल पहले, ठीक है। संगम का रचना आज से 2300 साल पहले। अरिकमेडु जो था, ठीक है, वो 2200 से 1900 साल। रेशम जो खोज हुआ बनाने की कला, आज से 7000 साल पहले, बहुत पुराना। फिर चोरचेल पांडे आज से 2300 साल। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल। कुषाण 1900 साल पहले, ठीक है। फाहियान भारत आया। चंद्रगुप्त, आपको पता है फाहियान जो है किसके दरबार में आया था दोस्तों? फाहियान चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ठीक है। उसका वैनसांग किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। तो ये सारा चीज़ है, सिंपल। चलिए, तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर 6 जो क्लास 6 है उसका चैप्टर जो है 8 हम लोग कंप्लीट कर चुके। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अभी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जाके आप जो है पीडीएफ इसको देख के दोबारा से एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।